हम लोग पिछले दिन संविधान के बारे में पढ़े थे, है ना? यस सर। कि संविधान क्या है और वो कैसे बना, संविधान क्यों जरूरी होता है किसी देश के लिए, ये सारी चीज हम लोग पढ़ रहे थे। तो ये बताइए कि संविधान होता क्या है? संविधान किसी भी देश को अच्छी तरह से चलाने के लिए संविधान बनता है। हाँ, उसमें वो क्या होता है, नियम का संग्रह होता है। संविधान बनता है, संविधान को नियम का संग्रह कहते हैं, जो कि किसी भी देश के राजकाज को चलाने में मदद करता है। साथ ही साथ क्या करता है, वो जो आम जनता है उनके दैनिक जीवन को भी प्रभावित करता है। उसके जो नियम होते हैं उससे आम जनता की, ये नहीं सिर्फ जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनेगा वही प्रभावित होता है, जो आम जनता होते हैं उनके भी जीवन प्रभावित होते हैं। ठीक है, आप बताइए कि जो संविधान बनने के लिए जो सबसे पहले भारत में कौन सा पार्टी था जिसका गठन हुआ कि वो संविधान का मांग उठाया? कांग्रेस सम्मेलन में हुआ था। कांग्रेस पार्टी बना था। सबसे पुरानी पार्टी भारत की कौन सी है? कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, है ना? वो कब बनी थी? बोले। 1885 में। हाँ, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो पार्टी थी उसकी स्थापना हुई। उसका उद्देश्य क्या था कि भारत में स्टार्टिंग में उद्देश्य क्या था कि जो अंग्रेज राज कर रहे हैं उसमें नेशनल असेंबली था, उसको कहते थे, जो आज भारत के संसद उसको क्या कहते थे? नेशनल असेंबली। तो नेशनल असेंबली में भारत के लोगों का भी स्थान दिया जाए, भारत के लोगों की भी बात सुनी जाए, ये उनका मांग था। इस मांग के तहत वो पार्टी बना था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आंदोलन जब आगे बढ़ा, स्वतंत्रता आंदोलन, तो क्या उनके मांग चेंज हो गए। उनका मांग क्या हो गया आगे जाके कि भारत का अपना एक खुद का संविधान हो, ऐसा मांग हुआ। तो सबसे पहले भारत के संविधान के लिए मांग कहाँ उठा था और कब उठा था, बताइए? 1931 ईस्वी में कराची में कराची अधिवेशन हुआ था। वहाँ क्या हुआ था, संविधान के प्रारूप की जो प्रारूप बना था मोतीलाल नेहरू और उनके सदस्यों के द्वारा, उस पे चर्चा हुआ था और वो प्रारूप पास हुआ था कि इसी के आधार पे आगे जाकर के भारत का संविधान बनेगा। कितना ईस्वी में? 1931 में। 1931 में प्रारूप पे क्या हुआ था, पास हुआ था, बहस हुआ था। और 1928 में क्या हुआ था, मोतीलाल नेहरू और उनके 8 सदस्य मिलकर के संविधान के लिए प्रारूप बनाने का काम शुरू किए थे कि संविधान में क्या क्या नियम रहेगा, क्या अधिकार दिया जाएगा लोगों का, उसका बेस क्या होगा, कि उसके किसके इसकी जो बनाएगा प्रारूप, जो जैसे किसी घर बनाने का ढांचा होता है, उसी तरह से उस ढांचे को बनाने के लिए संविधान का जो ढांचा वो कैसा होगा, उसके वो बने थे, है ना? तो मतलब बोलिए। संविधान में जो भी डिजाइन है वो सब मोतीलाल नेहरू और 8 सदस्य बनाए हैं। डिजाइन इन द सेंस क्या, वो चित्रकारी की गई वो नहीं, डिजाइन का मतलब हुआ कि संविधान का बेस क्या होगा, उसमें क्या क्या रूल होंगे, लोगों को क्या क्या अधिकार दिया जाएगा, उनको अधिकार क्या होगा, कर्तव्य क्या होगा, इन सब चीज़ों पे, कि सिर्फ अधिकार दिया जाएगा या सिर्फ कर्तव्य दिया जाएगा, कि दोनों मिला के दिया जाएगा, ये चीज हेडिंग क्या होंगे वो सारे रखे कि लोगों के जैसे वोट का अधिकार देना है कि नहीं देना, तो हाँ वोट का अधिकार देना है, एक हेडिंग हो गया। अब कैसे वोट का अधिकार मिला है, किसको मिलेगा, वो फिर आगे जाके चर्चा होगा और उसमें जुटेगा। लेकिन प्रारूप क्या हुआ कि उसका बेस क्या होगा। जैसे अब घर बनाने के लिए पहले क्या करते हैं, पिलर देते हैं, पिलर के बाद घर खड़ा होता है, बाउंड्री करते हैं, उसके बाद दीवार लगाते हैं, दीवार लगा के फिर छत ढालते हैं, फिर उसके सारा डेंटिंग पेंटिंग, वो सबसे अंतिम काम होता है। अंदर का मेन काम क्या होता है, जो जड़ होता है जिसको प्लिंथ बोलते हैं, जो जड़ वो काम होता है ना, तो वही काम प्रारूप समिति था। फिर 1946 दिसंबर 1946 में क्या हुआ, संविधान सभा का गठन हुआ। हाँ, संविधान सभा का गठन हुआ। उसका काम क्या था कि भारत के लिए संविधान का निर्माण करना। तो निर्माण करने के लिए भारत लोकतांत्रिक देश बनना था, तो उसके लिए निर्माण करना था, तो जो भी उसके सदस्य हैं, लोकतांत्रिक देश का क्या गुण होता है कि कोई भी नियम सबके साथ बहस के साथ पारित होता है। तो उसी पे वो संविधान सभा गठन हुआ कि इसमें एक अध्यक्ष होंगे और बहुत सारे सदस्य मिलकर के इसको बनाएंगे। तो हम आज देखते हैं जो संविधान के गठन था उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे उसको हम पहले देख लेते हैं। देखिए आज का टॉपिक हमारा क्या है, संविधान। संविधान।
और उसके हमारा टॉपिक क्या है आज का? संविधान। संविधान एवं उसके महत्वपूर्ण गुण। इसका जो पूरा संविधान किस पे आधारित है, ये सब कुछ ऐसे वर्ड्स थे जो हम लोग जिसपे पूरा का पूरा हमारा संविधान आधारित। उस वर्ड को हम अगर हम अर्थ जान जाए तो हम पूरे संविधान को भी समझ सकते हैं। तो पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ था उसको हम पहले देख लेते हैं ना। हम कल पढ़ रहे थे कि दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ, उसमें क्या क्या थे और कौन कौन थे वो सारा देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा था प्रारूप समिति। प्रारूप समिति एक कमेटी का नाम था, उसमें कुल 299 ये जो पूरा संविधान सभा था और इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर। बोलिए सर। अब दुआ रोली सॉरी सर, जब संविधान का गठन हुआ था उसके कुछ महीने बाद ही भारत आजाद हो गया। हाँ, कुछ महीने का 8 महीने, दिसंबर 1946 में संविधान गठन हुआ और आज़ाद हुआ अगस्त 1947 में। तो कुछ महीने का, बहुत दिन हो गया, लगभग मान सकते हैं 8 महीना। 8 महीने के बाद वो आज़ाद हुआ, भारत को पूर्ण रूप से आज़ादी मिली थी। तो ये क्या था, एक समिति थी जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है, भारतीय संविधान को। उनको इसलिए कहा जाता है कि ये जो समिति थी, इसी के जो भी प्रस्ताव होते थे इससे पास होकर के ही ये पहले ड्राफ्ट बनाते थे, उसके बाद सारे सदस्यों के पास जाता था, सारे जो सदस्य थे फिर उस पर बहस करते थे और वो संविधान में लिखा जाता था। पूरे कितने सदस्य थे? पूरे सदस्यों की संख्या उस समय 299 थी। संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे? 299। आंसर लिख लीजिए। भारतीय संविधान सभा में कुल 299 सदस्य थे, जो कि पहली दिसंबर 1946 में जिसका गठन हुआ था। उस सभा में कितने सदस्य थे? 299 सॉरी, हाँ 299। और उसमें एक प्रारूप से बहुत सारी कमेटी थी, सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी थी प्रारूप समिति, और जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इनको संविधान का जनक इसलिए माना जाता है कि दूसरा कारण क्या है, एक तो वो कि सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी के मेंबर थे, दूसरा क्या था कि इनके जो विचार थे उसी विचार जो भारत में संविधान लागू होना था उसका विचार और इनका विचार दोनों को कम मिलता था। इनका भी कहना था कि जो भारत के लोग होंगे सभी को समान रूप से अधिकार मिले, जो पिछड़े वर्ग हैं उनको कुछ विशेष अधिकार दे करके कुछ समय के लिए, ताकि वो जो अच्छे वर्ग के हैं, ऊंचे वर्ग के लोग हैं, उनसे के बराबर में आ जाए, उसके बाद वो फिर दोनों को समान अधिकार मिले, है ना। तो इसलिए उनको क्या कहा जाता है? संविधान का जनक कहा जाता है। संविधान सभा का काम क्या था? संविधान जो बन रहा था उसको लिखने का कार्य करते थे। जो भी संविधान लिखा रहा था उसको लिखने पहले, सबसे पहले दिन हम आपको बताए थे कि भारतीय संविधान कैसा संविधान है? लिखित संविधान। तो उसको लिखने का काम कौन करता था? संविधान के जो सदस्य होते थे वो सारे लिखते थे। अच्छा, संविधान में जो सदस्य आए थे वो कैसे आए थे, बता सकते हैं? कोई जानते हैं? संविधान में जो सदस्य बने थे, संविधान सभा के जो सदस्य बने थे उसमें वो किस प्रकार बने थे? देखिए आपको बताते हैं। किस आपको हिंट देते देखिए, हो सकता है सही पता चल जाए। संविधान सभा जो थी लोकतांत्रिक सभा थी, तो उससे कुछ बता सकते हैं कि भारतीय संविधान के सभा जो पहली थी वो कैसे उसमें सदस्य आए होंगे? लोकतांत्रिक जो सरकार होती है उसमें क्या होता है? लोकतांत्रिक सरकार में हाँ सब इंडिया का पेपर रहता है। भारत के लिए लोकतांत्रिक सिंपल अगर तो क्या होगा? लोकतांत्रिक सरकार में है ना कि मतलब जनता उसको मतलब जनता करेगा,
जनता चुनता है। हाँ, जनता चुनता। तो ये जो संविधान कैसी थी, लोकतांत्रिक, तो इसमें क्या हुआ, इसके जो सदस्य थे वो कहाँ से आए, जनता चुना होगा। हाँ, ये सारे क्या थे, जनप्रतिनिधि थे। संविधान जो था चुने गए जनप्रतिनिधि। जनप्रतिनिधि बताते हैं कि सभा थी। जनप्रतिनिधि, जन का मतलब क्या होगा, लोग, और प्रतिनिधि मतलब उनके प्रतिनिधि, मतलब उनके बजाय उम्मीदवार कह सकते हैं कि हम अब इतने आबादी है, सब तो जा नहीं सकते वहाँ, तो हम एक आदमी को चुन करके भेज दिए कि हमारी जो बात है वो आप उठाएंगे, तो क्या हो गया, प्रतिनिधि। और कौन चुना, जनता, तो जनता, इसलिए वो क्या हो गया, जनप्रतिनिधि। ठीक है। अब देखते हैं कि संविधान बनाने का काम कब शुरू हुआ। दिसंबर 1946 में तो गठन हुआ संविधान सभा का, लेकिन उस कोई भी काम शुरू करने से पहले बहुत सारी तैयारी करने पड़ते हैं। तो दिसंबर में क्या हुआ, वो सारी तैयारियां चल रही थी, इस पे काम शुरू हुआ, संविधान बनाने का काम शुरू हुआ 9 जनवरी 1947, सॉरी 46 को ही। गठन, इस पे काम चालू, हाँ, इस पे काम चालू हो गया था कि संविधान बनना है, संविधान लिखा नहीं रहा था, संविधान बनाने का काम चालू था। बताए थे कि 1931 में ही वो सारी चीज हो गई थी, प्रारूप वगैरह बनाने का काम शुरू हो गया था। तो जनवरी 1946 में क्या हुआ था, संविधान को बनाने का कार्य शुरू हुआ, बनाने का कार्य प्रारंभ हुआ था। और ये संविधान कब बन के तैयार हुआ, 26 नवंबर 1949 तो क्या हुआ, ये संविधान लिखने का काम पूरा हो गया, लिखने का कार्य पूरा हुआ। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि संविधान लिखा गया तो लागू कब हुआ, लागू क्या कब हुआ, आप लोग सब जानते हैं, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को क्या हुआ था, लागू हुआ था संविधान लागू हुआ था, है ना। तो ये सारे क्या थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि हमारे संविधान के निर्माण में उनका क्या बोलते उसको, डेट शीट, कि मतलब इन डेट्स को फॉलो करते हुए हम देखेंगे कि कैसे संविधान हमारा बना, उसको क्या क्या प्रोसेस हुआ था इन सब डेट्स पे, है ना। अब बताइए कि संविधान बनने में कितना दिन में तैयार हुआ था, बताइए। 2 साल, हाँ 2 साल 1 महीना, बोलते हैं, हम सुन रहे हैं। 2 साल 1 महीना 26 दिन, 2 साल और 11 महीने और 18 दिन लगने के बाद हमारा संविधान पूरी तरह से तैयार हुआ था। क्योंकि ये इतना टाइम क्यों लगा, क्योंकि ये लोकतांत्रिक तरीके से बन रहा था, मतलब कोई कानून आया, जैसे हम अपना प्रस्ताव रखे कि ये कानून संविधान में होना चाहिए, तब उस पर बहस होता था, जो भी 299 सदस्य थे वो बहस करते थे कि हाँ इसमें ये खूबी है, ये कमी है, और जब वो सही तरीके से सब लोगों से पास हो जाता था तब वो फिर लिखा जाता था कि नहीं अब ये पास हो गया, अब इसको नोट कर दिया जाए। तो इस तरह से इतना सारा करने में, तो जैसे हम लोग पढ़ते ही हैं, तो अगर रीडिंग देना हो तो 10 मिनट में काम खत्म हो जाता है, और जब उसके हर पॉइंट्स पे डिस्कस करते हैं तो क्या होता है, टाइम लगता है। तो इसी तरह से ये हर पॉइंट्स जो भी कानून बने उन सब पे डिस्कशन हुआ, तो क्या हुआ, इस कारण से इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, समझ गया। यस। तो अब हम देखेंगे कि जो संविधान बना, अब क्या हुआ, 26 जनवरी 1950 को तो संविधान लागू हो गया। तो संविधान लागू हुआ तो संविधान में कौन कौन से इम्पोर्टेंट गुण थे जिसके कारण कि हमारा संविधान सबसे अच्छा संविधान है। तो उससे पहले आप लोग बता दीजिए
कि हमारा संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। 1950, ठीक है। उसके बाद है हमारा कि संविधान को बनने में कितने समय लगा था? 2 साल 11 महीना 18 दिन। हाँ, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में बन के हमारा संविधान तैयार हुआ था। यस सर। स्वतंत्र भारत के संविधान बनने के बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान बना। उसके बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हाँ, जब भारत में संविधान बन गया तो क्या हुआ कि अब जो भी पोस्ट है वो एक पोस्ट हो गया, तो उसको अब चुनाव होना है। तो राष्ट्रपति का चुनाव होगा। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है जानते हैं? ज़्यादा पढ़ा लिखा था नहीं। देखिए, राष्ट्रपति चुनाव के बारे में विशेष रूप से हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम बताते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है, हमारे जो जनप्रतिनिधि थे, हम जिनको चुन के भेजते हैं, वो क्या करते हैं, वोट दे करके हम वोट देते हैं किसको? अपने प्रतिनिधि को। और वो क्या करते हैं, वोट दे करके मान लीजिए 2 उम्मीदवार खड़े हुए, तो उन दोनों में से जिनको जो अच्छा लगता है उसको वो चुनते हैं। अब ज़्यादा आदमी को जो अच्छा लगे वो राष्ट्रपति होंगे। उसमें कुछ शर्त होता है कि वो वैसे व्यक्ति राष्ट्रपति बनते हैं जो कि क्योंकि भारत का पहला नागरिक होगा। राष्ट्रपति क्या है? भारत का पहला नागरिक है। तो उसमें कोई अवगुण ना हो, यानी कि अवगुण इन द सेंस क्या कर सकते हैं, तो वो उसमें कोई केस वगैरह नहीं चल रहा हो या उसको कोई सजा नहीं हुआ, वो आम जनता की तरह जैसे होते हैं। नेता है लेकिन आम जनता की तरह, जैसे आम जनता कैसे होता है, बिना कोई केस वगैरह का, बिना कोई गंदे आदत वाला आदमी होता है, उस तरह से राष्ट्रपति होना चाहिए। किसके जो किससे कोई लेना देना कास्ट से कोई मतलब, लोकतंत्र में कास्ट का कोई मतलब नहीं है। बेस ये था, लेकिन समय के हिसाब से उसमें कुछ चेंजिंग आया, कास्ट को भी वैल्यू दिया जाए, लेकिन वो राष्ट्रपति चुनाव में कास्ट का कोई वैल्यू नहीं होता। कास्ट से कोई मतलब होता है, ये नहीं कि हिंदू ही बनेगा, मुस्लिम ही बनेगा, या फिर ये नहीं कि कोई दलित बनेगा या फिर कोई ऊंचे बड़े बनेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो उस पद के लायक काबिल होते हैं वो लोग बनते हैं। अंतर इतना है कि उनको एग्जाम नहीं होता, वो चुने जाते हैं, जनता के प्रतिनिधि उनको चुनते हैं। अंतर सिर्फ इतना है। कोई नौकरी करना तो क्या होता है, उसके लिए एग्जाम होता है कि जो सक्षम आदमी होता है उसको बनाया जाता है। यहाँ क्या होता है कि हमारे जो प्रतिनिधि जिसको हम चुन के भेजे, हमारे हिसाब से वो अच्छा आदमी थे जिनको हम चुन के भेजे, तो वो अपने हिसाब से अच्छे आदमी को चुनते हैं। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, संविधान जो हमारा लागू हुआ उसके महत्वपूर्ण गुण क्या क्या थे। संविधान के महत्वपूर्ण गुण, उससे पहले हम कुछ देखते हैं संविधान के बारे में, कुछ चित्र है उसको देख लेते हैं ना। जैसे हम बता रहे थे संविधान सभा बताए, और भी बताए कि सभा हुआ, उसमें वो सारे क्या हुए, पास हुए थे। बिना सभा का कुछ नहीं हुआ था। ये नहीं कि मतलब ऐसी कोई आया बोल दिया वो पास हो गया, उसके लिए पूरा बहस हुआ था। दिखाते हैं, कुछ तस्वीर है उसको देखेंगे, उसके बाद फिर हम आगे पढ़ लेंगे। दिखा आप लोग को? थोड़ा सा धुंधला है, धुंधला इसलिए है क्योंकि ये उस समय की ओरिजिनल तस्वीर है। उस समय क्या था, कलर तो था नहीं। जिस समय ये संविधान 1947 में 46-47 में आज की तरह टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं था, तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो होती थी। तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो क्या होता है, ज़्यादा दिन बहुत खराब हो जाता है। ठीक है, तो देख रहे हैं यहाँ ये जो तस्वीर आप लोगों को दिख रही है, हाँ, ये इसमें देखिए एक, यहाँ जो मेरा कर्सर यहाँ देखिए, एक आदमी ऐसा धुंधला सा है, लेकिन इसमें दिख रहा है कि एक आदमी चेयर पे बैठा हुआ है, उसके पीछे 2 गार्ड हैं, और यहाँ जो है देखिए बहुत सारे मेंबर्स हैं। वो क्या हो रहा है, सभा में जो भी चीजें हैं, जो भी चीज होना है, जो भी नियम है, उस पर बहस चल रहा है, और जो अध्यक्ष है उसको सबको सुनता है, और जो सही होता है उसके आधार पे वो काम करता है। वो राजेंद्र प्रसाद है शायद, हाँ, ऐसे तो अध्यक्ष होते तो वही है वहाँ पे। अब देखिए यहाँ ये जो तस्वीर है, देखिए यहाँ पे ये देखिए जहाँ पे कर्सर, ये कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और ये कौन है, हमारे जवाहरलाल नेहरू नहीं है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। और यहाँ पे कौन है, ये नेहरू जी लग रहे हैं। हाँ, वो नेहरू जी है। तो ये तस्वीर धुंधली, इस हिसाब से हम नहीं कह सकते कौन वल्लभ भाई पटेल, इसलिए पता चल जाता, उनमें अंतर है कि बाकी सारे जो नेता थे उनसे इनका
जो वेशभूषा है और पहनावा है उसमें अंतर है, जबकि राजेंद्र प्रसाद, नेहरू जी वो सारे क्या थे, उन सभी पहनावा लगभग सेम था, पूरी तरह सेम नहीं था लेकिन लगभग सेम है, इसलिए और ये धुंधली तस्वीर में पता नहीं चल रहा है ना। अब देखिए यहाँ देखिए एक तस्वीर है, देखिए इसमें क्या है कि कुछ लोग हैं, ये जो प्रारूप समिति थी जिसके बारे में हम लोग बता रहे थे उसके मेंबर्स हैं ये सारे, और ये बीच में कौन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये सारे लोग क्या कर रहे हैं, बैठ करके तस्वीर खिंचाए हुए हैं। इनमें इनका क्या काम था, जो भी कानून बनेगा उस पर बहस करवाना था और उसके लिए बेस तैयार करना कि हाँ अब हुआ अगले दिन की संविधान में मौलिक अधिकार पर चर्चा होना, तो मौलिक अधिकार कैसा होना चाहिए ये लोग बताए, उसका जो उस मौलिक अधिकार के लिए बारे में बात कर रहे हैं वो फिर उसको डालेंगे। अब ये देखते हैं हमारा एक मिनट, संविधान से रिलेटेड और भी था कुछ पिक्चर से, उसको और दिखा देते हैं एकदम। देखिए देखिए ये क्या है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, डॉक्टर नेहरू है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, इधर खान अब्दुल गफ्फार खान है, तो वो कौन है? नहीं इनको नहीं पहचान पा रहे। तो ये क्या है कि जो भीमराव अम्बेडकर थे वो क्या के संविधान लिखे सबके बहस के बाद, और वो किनको सौंपे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्यों सौंपते हुए दिखाया गया यहाँ, क्योंकि वो देश के पहले नागरिक बने थे, तो इसलिए उन पे सारी जिम्मेदारी हुई है ना, राष्ट्रपति हेड हो गया, उससे ऊपर कोई नहीं है देश में, तो उनको दिया गया। और ये सारे क्या थे उस समय के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री, ये सारे लोग थे। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति थे, नेहरू जी क्या थे प्रधानमंत्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे गृह मंत्री थे, और खान अब्दुल गफ्फार खान शिक्षा मंत्री थे उस समय के। तो ये सारा क्या है, देखिए यहाँ भी सब दिख रहा है, संविधान में देखिए यहाँ बहस हो रहा है, जो भी मुद्दा है उस पर बातचीत हो रहा है, यहाँ अध्यक्ष बैठे हुए हैं, है ना। देखिए ये क्या है, उसमें महिलाएं जो थी उस समय की वो संविधान में भाग ली थी। देखिए यहाँ ये सारे क्या है, ये संविधान सभा के जो इम्पोर्टेंट सदस्य थे, जो जरूरी सदस्य थे, जो मुख्य सदस्य थे, जिसमें 299 सदस्य हैं, तो सारे लोगों की तस्वीर यहाँ पे साफ साफ नहीं दिख रही। जो क्या होता था, कहीं भी तस्वीर खिंचाते हैं हम लोग तो किसको आगे रखते हैं, जो घर के बुजुर्ग होते हैं, और जो घर के जैसे अब कहीं इंस्टीट्यूट हो रहा तो क्या होता है, हमारे जो बड़े होते हैं उनको आगे रखते हैं, फिर उसके छोटे उम्र में और तो इस तरह से जो व्यक्ति है उस तरह से बैठे, जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे वो आगे बैठे हुए, जो उनसे कम थे वो पीछे। ऐसा नहीं कि किसी का मतलब महत्व कम था, लेकिन किसी का कम, थोड़ा सा कम ज्यादा ऐसा था। अब हम देखते हैं कि हमारा संविधान जो है उसमें क्या क्या है। ये क्या है, भारतीय संविधान की उद्देशिका, जिसको प्रस्तावना भी हम लोग कहते हैं, वो है। इसमें क्या है, आप कोई पढ़ सकते हैं? हाँ। पढ़िए, काबिल आप पढ़िए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी, ये हिंदी उस समय की हिंदी तारीख जो थी, मिति मार्ग सिर्फ शुक्ल सप्तमी सप्तम संवत 2006 विक्रम संवत के अनुसार ये डेट था, को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो इसमें देखिए कुछ वर्ड्स जो है उसको हाईलाइट किया गया है, बोल्ड किया गया है। तो ये जो वर्ड्स बोल्ड किए गए, यही जो है हमारे संविधान का आधार है। यही सारे जो शब्द हैं, यही हमारे संविधान का सबसे बड़ा गुण है, इसीलिए इसको हाईलाइट करके दिखाया गया है। समझ गया? नहीं समझा? अब इसको समझाया नहीं है, सिर्फ हम ये बता रहे हैं कि ये जो शब्द जो हाईलाइटेड है, बोल्ड में लिखे हुए हैं, ये सारे क्या है, संविधान जो हमारा है उसका सार है।
ये जैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ये सारे क्या है संविधान के मुख्य गुण हैं। इसी के आधार पे भारत के जो भी नियम है इन सबको फॉलो करते हुए बनाए गए हैं। और समझ में आया? यस सर। अब हम क्या करेंगे, सबको एक एक करके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे सबको हम एक एक करके देखेंगे कि कौन कौन सा पॉइंट्स था हमारे संविधान का। तो सबसे पहला हमारा था संघवाद, जिसको फेडरलिज्म कहते हैं। फेडरलिज्म, फेडरेशन कहते हैं, फेडरलिज्म कहते हैं, उसको क्या क्या हुआ संघवाद। सबसे पहला गुण क्या था संविधान का? संघवाद। संघवाद नोट भी करते जाइएगा। इसका अंग्रेजी क्या होता है? फेडरलिज्म। FEDRALISM, फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब होता है संघवाद, है ना। तो संघवाद क्या है उसके बारे में हम देखते हैं। संघवाद यहाँ एक संघ शब्द है और वाद का मतलब होता है विचार। तो संघ जो शब्द इसका मतलब क्या होता है, जो संघ है वो देश के लिए प्रयोग किया गया कि भारत जो है एक देश होगा जिसमें कि बहुत सारे स्तर होंगे। ये नहीं कि सिर्फ प्रधानमंत्री होगा, प्रधानमंत्री ही पूरे देश को चलाएगा। तो फिर तो जब एक आदमी के हाथ में पूरा पावर मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, राजा की तरह हो जाएगा, निरंकुश हो जाएगा। क्या है यहाँ जो भी कानून व्यवस्था है, सरकार है, उसका बहुत सारा लेवल है। एक आदमी सबका मालिक नहीं हो सकता। जैसे सबसे ऊपर कौन होता है? हमारा संविधान है। संविधान से ऊपर तो कोई नहीं है। संविधान के नीचे कौन हुआ? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति से नीचे कौन हुआ? प्रधानमंत्री। सर तो अभी तो हम राष्ट्रपति का तो कोई कहीं नाम भी नहीं लिया जाता है। तो आप पढ़ते नहीं हैं इसलिए आपको नहीं पता है। राष्ट्रपति भारत के प्रमुख व्यक्ति होते हैं, उनके बिना कोई भी कानून नहीं बन सकता। जब तक कि वो साइन नहीं करेंगे तब तक हमारे देश में कुछ लागू नहीं हो सकता है। कोई भी चीज है तो उस अंतिम में साइन उनका होगा तभी वो चीज कानून बनेगा। हाँ तो प्रधानमंत्री जब भी कोई अनाउंसमेंट होता है हमेशा प्रधानमंत्री करते हैं, तो राष्ट्रपति क्यों नहीं करते हैं कुछ? क्योंकि राष्ट्रपति जो है वो लोग जो सरकार है उसके हेड, वो देश के हेड है। और प्रधानमंत्री क्या होते हैं? हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं। तो जिसको हम चुने वही हमारे पास आके बताएगा ना कि हम आपके लिए ये काम करना चाह रहे हैं। ये क्या होता है? राष्ट्रपति जो होता है, हम लोग एक तरह से राष्ट्रपति जो है वो और सिर्फ सबको देखने के लिए है कि जो हमारे देश के जो स्तर है वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं। अगर प्रधानमंत्री काम नहीं कर रहा है तो राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वो उस पे कार्रवाई कर सकता है कि मतलब जो संसद है उसको बोलेगा कि आपके जो राष्ट्रपति हैं अभी वो सही नहीं, प्रधानमंत्री जो है वो सही नहीं है, इनको आप हटाइए। वो सलाह देगा, वो कहेगा कि इसको आप हटाइए पद से, नहीं तो फिर वो जैसे देखिए बहुत सारे राज्य में जब मुख्यमंत्री नहीं चुना पाता है तो क्या होता है? राष्ट्रपति शासन लग जाता है। तो उस राष्ट्रपति शासन में क्या होता है कि राष्ट्रपति थोड़ी वहाँ के राजा बन जाता है। वो क्या करता है? अपना प्रतिनिधि भेजना होता है। तो उसका प्रतिनिधि कौन होता है? राज्यपाल। राज्यपाल क्या करता है? जो राज्य के पूरे कानून व्यवस्था है सबका मालिक क्या हो जाता है? राष्ट्रपति हो जाता है, राज्यपाल हो जाता है। और राज्यपाल किसको सीधे रिपोर्ट करता है? राष्ट्रपति को। वो क्या कहता है कि जैसे राज्य में कोई भी कानून, कोई भी चीज होगा तो पहले राज्यपाल करेगा। अगर राष्ट्रीय शासन नहीं है तो क्या होता है? मुख्यमंत्री करता है, सिर्फ राज्यपाल साइन कर देता है उस पर, सबके पास कर दिया तो वो साइन करेगा। लेकिन जब जब राष्ट्रपति शासन होता है तो क्या होता है? कोई कानून बना नहीं सकता कोई मुख्यमंत्री। वो क्या होता है? राज्यपाल ही कानून बनाता है। अगर कोई उसको लगा कि अब राष्ट्रीय शासन लगा और इस समय ऐसा कोई सिचुएशन आ गई जिसमें कि कानून की जरूरत है, कोई ऑर्डर देना है, तो कौन देता है? राज्यपाल देता है। वो क्या करता है कि राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री से सलाह ले लेता है कि यहाँ ये स्थिति है, आप जो सलाह देंगे वो काम करें। मतलब वो लिख करके उसको दे दिया, वहां से फिर ऑर्डर आता है, ये लागू करता है। तो ये सबसे ऊपर क्या हुआ? ये देश स्तर पे, ये जो दोनों है देश स्तर पे हुए। उसके नीचे फिर आया मुख्यमंत्री, राज्यपाल। हाँ, उसके नीचे कौन हुआ? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री। गृह मंत्री का कौन नहीं वैल्यू? ये दोनों कहाँ के हुए? राज्य से, ठीक है।
तो आप बिना इसके राष्ट्रपति कोई काम नहीं कर सकते, इसके अंदर ही रह के वो काम करेगा। प्रधानमंत्री क्या है बिना कि राष्ट्रपति और संविधान के काम नहीं कर सकते। हाँ, वो क्या, कोई भी अगर कानून आता है तो राष्ट्रपति को बताएगा कि हम ये कानून लागू करना चाहते हैं, और जो हमारी सभा है, जो ग्रुप है, जो संसद, उसने इस कानून को पास कर दिया है। अब राष्ट्रपति को मन है कि नहीं, राष्ट्रपति को लग रहा है कि ये सही नहीं बना है, तो वो क्या करेगा, उसे थोड़ा सा चेंजिंग करने के लिए सलाह देगा कि नहीं आप इसमें चेंज कर दीजिए। और फिर भी अगर वही कानून संसद पास कर देगा तो क्या करेगा, फिर राष्ट्रपति उसको साइन कर देगा कि जब ज्यादा लोग, जितने भारत के जो प्रतिनिधि है, सबकी मांग यही है, तो फिर राष्ट्रपति उसको मान लेता है। और कोई भी कानून क्या होता है, संसद के संविधान जो उसके अंदर में रह के ही बनाया जा सकता है, फिर उसके बाहर नहीं कर सकते हैं। और ये फिर यह क्या होता है, राज्यपाल, उसके अंदर मुख्यमंत्री, इस तरह से सबका चैनल बना हुआ है। ये नहीं कि सिर्फ संविधान का राष्ट्रपति पूरे देश को चलाएगा। जब इसके हाथ में पूरी शक्ति आ जाएगी क्या हो जाएगा, वो निरंकुश हो जाएगा, राजा बन जाएगा, राजा की तरह जो मन जो काम करेगा। नहीं, किसी को भी काम करना तो उसके ऊपर कोई ना कोई है। अगर मुख्यमंत्री कोई जबरदस्ती काम करेगा तो उसके ऊपर राज्यपाल कहेगा कि मुख्यमंत्री सही नहीं है, सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए, जो सरकार चुना गया है ये गलत सरकार है, इसको हटा दिया जाए, फिर से चुनाव हो। प्रधानमंत्री गलती करेगा तो क्या करेगा राष्ट्रपति कि नहीं, ये जो सरकार है वो सही नहीं है, इसको हटा दिया जाए, या तो इस प्रधानमंत्री को चेंज कर दिया या फिर पूरे को हटा करके फिर से चुनाव करवाया जाए, क्योंकि देश में सही काम नहीं हो रहा है। सर संविधान में तो राजा बन गया। संविधान कोई आदमी थोड़ी है कि राजा होगा। संविधान क्या है, एक नियम का संग्रह है, और वो राजा है तो तभी देश चलता है, उसके बिना देश चल ही नहीं सकता है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं हम संघवाद। संघवाद का मतलब हुआ कि कोई भी जो देश की शक्ति है, कानून की शक्ति, वो किसी एक आदमी के हाथ में नहीं रहती है। वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, फिर पंचायत सरकार, सब लेवल में बटा हुआ है। केंद्र सरकार से नीचे राज्य सरकार से नीचे क्या हो गया, पंचायत स्तर पे, ग्रामीण स्तर पे जो सरकार होती है वो हुई। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा संसदीय शासन पद्धति। संसदीय शासन पद्धति 10 मिनट अभी और चलेगा, 10 मिनट लगेगा। देखिए, संसदीय शासन पद्धति का मतलब क्या होता है कि जो भी भारत में प्रतिनिधि होंगे वो संसद को फॉलो करेंगे। मतलब ये इसमें क्या हुआ कि सबसे ऊपर संसद हुआ, वो तो पद का हुआ कि पद के आधार पे लेवल बना हुआ, केंद्र, राज्य और फिर पंचायत। अब ये क्या हुआ, संस्था के आधार पे संसद हुआ। संसद के नीचे क्या होगा, दो भाग हुआ इसका, लोकसभा और राज्यसभा। ये क्या हुआ, संसद का हुआ। ये किसके कहाँ होता है, केंद्र में, है ना। केंद्र में कौन होता है, लोकसभा और राज्यसभा। उसी तरह से फिर राज्य में राज्य जो होता है, जिसको विधान परिषद बोलते हैं, विधानसभा। राज्य विधायन में क्या होता है, मुख्य रूप से एक होता है विधानसभा, लेकिन कुछ राज्यों में विधानसभा के साथ साथ लोकसभा की तरह, लोकसभा राज्यसभा जिस तरह से, कुछ राज्यों में विधान परिषद भी है, विधान परिषद। ये क्या हुआ, एक पैनल हुआ। अब इसके जो सदस्य हैं वो संसद में जाते हैं, तो इसको कौन भेजता है, आम जनता भेजती है। आम जनता वोट देती है और फिर संसद के सदस्य चुने जाते हैं। जो राज्य विधायिका है उसके सदस्य कैसे चुने जाते हैं, तो जनता के द्वारा वोट देके चुने जाते हैं। ये नहीं कि ऐसे ही कोई भी आदमी यहाँ जाके सदस्य बन जाएगा। जैसे नौकरी के लिए क्या होता है कि मैट्रिक पास कर गए, मैट्रिक पे जो वैकेंसी निकली वो कोई भी जाके भर सकता है, लेकिन यहाँ क्या है कि जनता उसको चुनेगा तभी वो वहाँ के सदस्य बन सकता है। यानी कि नागरिक जो है, आम जनता है, उसको वोट देने का अधिकार होगा। ये दोनों में बड़ा कौन, ये देश के केंद्र के स्तर पर हुआ और ये उसके अंदर में हुआ, राज्य में। ठीक है, इसका बनाया हुआ कानून पूरे देश में लागू नहीं होगा, लेकिन यहाँ जो कानून बनेगा वो पूरे देश में लागू हुआ। जो विधानसभा में कानून बनता है, राज्य भी कानून बनाता है अपने हिसाब से, तो उसका कानून क्या होगा, पूरे राज्य में लागू होता है। और केंद्र का कानून, केंद्र सरकार जो कानून बनाती है वो पूरे देश में लागू होता है। हर राज्य को उस कानून को
मानना होता है। ठीक है, जो हुआ। लोकसभा और राज्यसभा अलग अलग है। हाँ, दो सभा है। लोकसभा कहाँ है और राज्यसभा कहाँ है? लोकसभा संसद के दो भाग हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। लोकसभा के जो चुनाव होता है उससे प्रधानमंत्री बनते हैं, सांसद होते हैं। यहाँ चुनाव नहीं होता है, यहाँ क्या होता है, ये जो सदस्य चुन के जाते हैं यही इसके सदस्य को चुनते हैं। जैसे हम खड़े, वो चुनाव हम नहीं करते हैं, कौन करते हैं, हमारे सदस्य करते हैं। हम जो जिनको बना के भेजे वो चुनते हैं इसको। ठीक है, ये हो गया संसदीय शासन प्रणाली कि कोई भी जो संसद का सदस्य होगा, संसदीय व्यवस्था है, उसके जो चुने जाएंगे सदस्य को कैसे चुने जाएंगे, जनता के द्वारा, वोट के साथ, वोट के द्वारा, जनता के वोट से। तीसरा हमारा पॉइंट है शक्ति का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारा। शक्ति का बंटवारा क्या होता है? शक्ति का बंटवारा का मतलब हो गया कि संविधान में जो भी, संविधान का 3 भाग किया गया शक्ति के हिसाब से। पहला कार्यपालिका, न्यायपालिका, एक कार्यपालिका, दूसरा न्यायपालिका और फिर है दंडपालिका, विधायिका। विधायिका। अब देखिए विधायिका क्या होती है, जो हमारा संसद होता है जिसमें हम अपने सदस्य चुन के भेजते हैं उसको कहते हैं विधायिका। कार्यपालिका क्या होता है, इसके द्वारा जो बनाए गए कानून होते हैं उसको राज्य में लागू करवाना, देश में लागू करवाना इसका काम होता है। वो क्या करता है, हम बोलिए, पुलिस हो गए, डीएम हो गए, एसपी हो गए, कोई भी पदाधिकारी, ये सारे क्या आ गए, कार्यपालिका के अंग। और न्यायपालिका क्या होता है कि जब विधायिका और कार्यपालिका के द्वारा जो भी नियम कानून बनाए गए उसमें जब वो कोई छेड़छाड़ करता है, आम जनता या चाहे कोई भी हो, कोई अगर उसको नहीं मानता है, उससे अगर समाज को नुकसान होता है तो उस पर कानूनी रूप से कार्रवाई करने का अधिकार, उसको सजा देने का अधिकार न्यायपालिका को होता है। हाँ, जज, वकील, वो सारे क्या हुए, न्यायपालिका के अंदर हुए। तो शक्ति का बंटवारा हुआ है, ये नहीं कि सिर्फ इसी के पास है, तीनों के पास शक्ति, तीनों का अलग अलग कार्य है। ये क्या करता है, कानून बनाया, ये क्या हुआ, वो जो कानून बना उसको लागू करवाया, और ये क्या करता है, जो कानून अगर कोई तोड़ता है उसको सजा देने का काम करता है, उसको सुधारने का काम करता है। तो तीनों में बड़ा कौन? कोई बड़ा नहीं, सबका अपना अपना स्थान है, न्यायपालिका कोई जरूर थोड़ी है कि सब कोई बड़ा होगा। तो विधायिका तो मतलब कि ये प्राइम मिनिस्टर ये सब हो गया, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद, ये सारे हो गए। तो अगर विधायिका कुछ गलत काम करेगा तो न्यायपालिका उस पर उसके खिलाफ बोलती है। न्यायपालिका वकील, जज, जो हमारे कोर्ट होते हैं वो क्या है, हमारे न्यायपालिका। तो जब लोकसभा विधानसभा कोई गलत काम होता है तो जो जज होते हैं, जो हेड होते हैं, जैसे न्यायपालिका के हेड कौन होते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है कि जो देश में कानून बना है उसके खिलाफ वो, मान लिया हमको आपत्ति है, जनता को आपत्ति है, तो यहाँ कंप्लेन करेगी, जो सरकार जो कानून ला रही है वो जनता के हित में नहीं है, तो ये क्या करेगी, जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार जो भी इससे संबंधित है उसको बुलाएगी कि आप इसके पक्ष में तर्क दीजिए, ये कानून जो आप बना रहे हैं अगर जनता के हित में नहीं तो आप क्यों बना रहे हैं, और अगर जनता के हित में तो समझाइए कि जनता के हित में कैसे है, और अगर जनता के हित में नहीं तो उसको खिलाफ ये बोलते कि नहीं, इस कानून को आप वापस लीजिए, तो इसके पास वो अधिकार है ना। किसी को भी ये सजा दे सकती है कि संविधान के दायरे में रहकर, संविधान के हिसाब से जो नियम कहता है उसमें रहते हुए, ये नहीं उससे बाहर जाके। फिर हमारा क्या है, 2 पॉइंट और है, एक है मौलिक अधिकार और दूसरा है धर्मनिरपेक्षता। मौलिक अधिकार और धर्मनिरपेक्षता। ये 2 पॉइंट है। मौलिक अधिकार क्या होता है कि संसद के द्वारा, हमारे संविधान के द्वारा जो जनता है उसको कुछ अधिकार दिए गए हैं कि जो भी व्यक्ति भारत का नागरिक होगा उसको भारतीय संविधान के द्वारा कुछ अधिकार दिए। जैसे अधिकार में क्या हो सकते हैं कि जो भी भारत के नागरिक हैं उनको वोट देने का अधिकार है, वो मौलिक अधिकार है।
जो भारत की जनता है वो सभी जनता पे समान कानून लागू होगा, सभी को अपने धर्म चुनने का अधिकार होगा। ये नहीं कि सरकार कोई धर्म बना दे वही धर्म मानना, नहीं, सभी लोग अपने हिसाब से धर्म को मान सकते हैं। फिर क्या है, कोई भी व्यक्ति कहीं भी आ जा सकता है, कोई भी रोजगार कर सकता है। उसके लिए ये नहीं है कि आप जबरदस्ती कोई नहीं कर सकते, नहीं आपको यही इसी जगह जाना है, इस जगह नहीं जाना है। किसी खास परिस्थिति में सरकार रोक लगाती है कि आप यहाँ नहीं जाइए, जब दूसरे को हानि पहुंचने की शंका हो, जैसे अब कहीं लड़ाई हो गया तो क्या करती है सरकार, वहाँ रोक लगाती है कि वहाँ पे आपके जो अधिकार है वो सारे खत्म हो जाते हैं, सरकार छीन लेती है। क्यों छीन लेती है कि वहाँ पे भी दंगा हो गया, वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको नुकसान होगा, आपकी सुरक्षा के लिए वो करती है। समझ गए? अब क्या है, धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान का सबसे बड़ा गुण है। कैसे कि भारत का जो संविधान है वो भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाता है। मतलब भारत जो देश है ये किसी खास धर्म के लिए नहीं, इसीलिए इसका नाम भारत रखे हैं, ना कि हिंदुस्तान। हिंदुस्तान नाम है संविधान में, भारत संविधान के हिसाब से भारत का नाम भारत एज इंडिया, मतलब हिंदी में भारत और इंग्लिश में इंडिया है, ना कि भारत का नाम हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान इसके और भी नाम है, उपनाम है, हिंदुस्तान, आर्यभट्ट, ये सारे नाम है। लेकिन जो संविधान है उसमें क्या नाम दिया गया है, भारत और इंडिया, इंग्लिश में इंडिया, हिंदी में भारत। ठीक है? तो धर्म अगर हिंदुस्तान कह देते तो क्या होता है, किसी खास धर्म का बोध हो जाता है कि हिंदू स्थान, मतलब जो हिंदू है उसकी जमीन, उसकी धरती को हिंदुस्तान कहे। तो ऐसा कहा जाता है संविधान। संविधान क्या कहा कि भारत देश है, यानी कि यहाँ जो भी लोग हैं उनका कोई खास धर्म नहीं होगा। जैसे कि पाकिस्तान है, वहाँ एक धर्म कि वहाँ मुस्लिम ही सिर्फ रह सकते हैं। नेपाल है, वहाँ बौद्धिस्ट है, हिंदू है, बौद्धिस्ट है। चाइना बौद्ध धर्म के लोग मानने वाले हैं। इंग्लैंड वहाँ ईसाई धर्म के मानने वाले हैं। अमेरिका ईसाई धर्म के नाम। तो वो सारे देश जो है वहाँ किसी खास धर्म को ज्यादा अधिकार है, वो धर्म के आधार पर बने हुए देश हैं। लेकिन भारत क्या है, धर्मनिरपेक्ष, यहाँ सभी धर्मों को समान अधिकार दिया गया, सभी का समान धर्म। समझ गया? तो ये क्या हुआ, भारतीय संविधान के सबसे इंपॉर्टेंट गुण थे, इसी पे पूरा संविधान हमारा बेस्ड है। तो चलिए आज जो हम लोग पढ़ रहे थे, अब हम लोग नेक्स्ट डे नया टॉपिक पढ़ेंगे। हमारा जो टॉपिक था संविधान और उसके गुण और उसकी क्या जरूरत होती है, क्यों जरूरत है, ये सारा हमारा खत्म हो गया। तो हमारा जो टॉपिक था वो खत्म हो गया, तो आप लोग पढ़ भी लिए, समझ में भी आ गया। तो आप लोग कुछ बताइए कि जो संविधान, धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है? कोई धर्म का भेदभाव नहीं। हाँ, जो देश है उसमें किसी खास धर्म को खास अधिकार नहीं है, सभी को सेम रूप से अधिकार है। चलिए बहुत अच्छा, समझ रहे हैं। अच्छा, ये जो था शक्ति का बंटवारा, हाँ। संविधान का एक गुण था। हाँ। वो क्या, क्यों गुण है, उसका मतलब क्या होता है शक्ति का बंटवारा? मतलब कि शक्ति का बंटवारा 3 भाग में किया गया है, एक न्यायपालिका, एक कार्यपालिका और कार्यपालिका, विधायिका। हाँ, कि शक्ति किसी एक आदमी के हाथ में रहेगा, सबके अलग अलग स्तर है, उनके हाथ में होगा। चलिए तो भी बहुत अच्छा होता है। तो संविधान सभा की प्रारूप समिति जो थी उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर अजय प्रसाद। डॉक्टर अजय प्रसाद थे? नहीं, कौन थे बताइए? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसीलिए प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, इसलिए उनको क्या कहा गया, भारत के संविधान का जनक कहा गया। समझ गया? यस सर। अच्छा, ये बताइए कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसकी स्थापना कब हुई थी? 1885। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। चलिए तो अब आप लोग का देख लेते हैं होमवर्क क्या है, पता? अगले दिन आप लोग को होमवर्क करके लाना है। पहला क्या करना है, जैसे हम आप लोग को बताएं मौलिक अधिकार दिए गए, तो भारत के संविधान में और कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं ये आप लोग को खुद से खोज के लाना है, सर्च करके। भारतीय संविधान के द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों को लिखें। ये क्या हमारा होमवर्क है। फिर क्या हम करना है कि कोई भी देश
जो लोकतांत्रिक है उसे संविधान की जरूरत क्यों होती है? किसी भी लोकतांत्रिक देश को संविधान की आवश्यकता क्यों होती है? ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? यस सर। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? एक और बात बताना है। भारत के जो पड़ोसी देश है, जैसे मैंने कुछ पड़ोसी देशों का नाम भी लिया था, चाइना, पाकिस्तान, पाकिस्तान है ना। अमेरिका पड़ोसी देश है? नहीं, अमेरिका तो सब लोग जानते हैं कि अमेरिका पड़ोसी देश नहीं होता है। पड़ोसी देशों के संविधान श्रीलंका के बारे में पता करके आना है। पता करने का मतलब क्या होता है? जैसे भारत के संविधान के हम लोग कुछ गुण देखे, तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं कुछ, वो सारे लोकतांत्रिक देश हैं, तो वहाँ के संविधान के कुछ गुण क्या हैं जो कि भारत से मिलते हैं या भारत से अलग हैं, तो उसको आपको नोट करके लाना है। कोई ऐसा देश जिसमें अभी भी राजा का शासन हो? हाँ, अमेरिका। जैसे इंग्लैंड। इंग्लैंड में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी होते हैं, लेकिन वहाँ राजतंत्र भी साथ साथ चलता है। वहाँ महारानी और राजकुमार प्रिंस भी होते हैं। और जापान? जापान में भी प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन वहाँ के भी राजकुमार और ये सारे होते हैं। समझ गए? यस सर। कोरिया। थैंक यू। थैंक यू सर।